हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। रोनित इन्हीं ख्यालों के बीच था, तभी उसे राज की शांत और धीमी आवाज आई। राज कहता है कि आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, वरना हमें काफी ज्यादा लॉस होगा। राज थोड़ी देर रुककर फिर बोला, और हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह जो भी हुआ वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इस पर आन्या ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। राज की बात सुनकर रोनित का खून लगभग जम ही गया। साथ ही विराज भी पूरी तरह हैरान रह गया। इसका कारण ये था कि राज कभी भी किसी से इतनी शांति से बात नहीं करता था, खासकर लड़कियों से वो दूर ही रहता था। आन्या ने उसका जवाब देते हुए कहा, बोलो। भले ही आन्या बाहर से बिल्कुल शांत और रूड दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा तूफान चल रहा था। बाकी लड़कियों की तरह ही आन्या की धड़कन भी राज को देखकर रुक गई थी, लेकिन उसने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। वह अच्छे से जानती थी कि वह राज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन उसने ये फीलिंग अपने अंदर ही दबा ली। इसके दो कारण थे। पहला तो ये कि आन्या अभी तक राजीव के बुरे बर्ताव और उसके रति को दिए हुए धोखे से बाहर नहीं आ पाई थी। साथ ही उसका नजरिया शादी को लेकर कुछ अच्छे नहीं था, लेकिन इस बारे में सिर्फ विराज और राहुल ही जानते थे। और दूसरी ये कि क्या होगा अगर उसे पता लगेगा कि वही क्वीन है, तो क्या होगा। यहाँ तक कि उसे नर्क की देवी माना जाता है। जो लोग क्वीन के टॉर्चर करने का तरीका जानते थे या उस बारे में सुना था, उनका ये मानना था कि क्वीन के हाथों टॉर्चर होने से अच्छा मरना है। वो इन्हीं ख्यालों में थी, तभी उसे राज की आवाज आई। राज आन्या से नर्म लहजे में कहता है, एक्चुअली हमें आज ही जल्द से जल्द गोवा जाना है, वरना हमें कई करोड़ का नुकसान हो जाएगा। लेकिन हमने जो जेट मंगवाया था वो इतनी जल्दी यहाँ आ नहीं सकता। आन्या अजीब से चेहरे के साथ बोली, तो मैं क्या करूँ। राज उसकी बात सुनकर अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहता है, पहले मुझे अपनी बात पूरी तो करने दो। राज की बात सुनकर आन्या मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, आप बोलिए, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगी। पहले तो राज मुस्कुरा दिया और फिर खुद को कंट्रोल करके अपनी बात पूरी करते हुए बोला, हम चाहते हैं कि आप हमें अपने साथ गोवा ट्रैवल करने दें और इसके बदले में हम आपको 5 करोड़ रुपए देंगे। आन्या कोई जवाब देती उससे पहले ही दक्ष वहां आकर कहता है, मैम आपकी फ्लाइट का टाइम होने वाला है। दक्ष की बात पर आन्या ने अपना सर हिलाया। फिर राज की तरफ देखकर बोली, ठीक है, आप चल सकते हैं। अपनी बात खत्म करके वो बाहर की तरफ चली गई। वही उसके पीछे सब हैरान बैठे थे। वहां बैठे सबका ध्यान राज के फोन बजने की आवाज से टूटा। राज ने एक नजर अपने फोन को देखा और फिर तेजी से उठकर बाहर चला गया। बाहर आकर उसने फोन उठाया। उसके उठाते ही दूसरी तरफ से एक आवाज आई, गुड इवनिंग किंग। राज बिना किसी भाव के बोला, बोलो क्या खबर है। फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, सर क्वीन ने उस आदमी का मुंह खुलवा लिया है। इसके बाद थोड़ी देर रुककर वो फिर बोला, लेकिन वो कह रहा है कि बॉम्ब कहाँ प्लांट करने हैं और इन्हें प्लांट करने का ऑर्डर किसने दिया है, ये बात उसके बॉस को ही पता है। उसके पास सिर्फ बॉम्ब रखे हुए थे। राज ने कुछ सोचा और फिर बोला, तो अब उसके बॉस की क्या अपडेट है। इसके जवाब में सामने वाला इंसान बोला, सर वो जगह है जिसके ज्यादातर गलत काम हमने बंद करवा दिए थे, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने इस काम के लिए क्वीन की मदद ली है और वो ही उसे पकड़कर उसका मुंह खुलवाने वाली है। ये सुनकर राज ने बिना कुछ बोले बस फोन काट दिया और बोर्डिंग एरिया की तरफ चला गया। फ्लाइट बोर्ड करने से कुछ देर पहले विराज ने आन्या से कहा, अरे यार, तुम एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड बना लो, वरना तुम्हारी मम्मी मुझे कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है। राज की बात पर आन्या बस मुस्कुरा कर रह गई, लेकिन ये बात सुनकर पीछे खड़ा राज, जो अभी अभी वहां आया था, बहुत खुश था। फ्लाइट के अंदर सबसे पहले फ्लाइट के अंदर राज गया और अंदर जाते ही उसने उसने अपने सामने एक औरत और दो बच्चे खड़े थे। औरत तो शांत थी, लेकिन दोनों बच्चे अजीब तरह से उसे देख रहे थे। तभी उनके पीछे से आन्या की शांत आवाज आती, ये राज है, तुम्हारे विराज अंकल के दोस्त। आन्या की आवाज सुनकर दोनों बच्चे खुश हो गए और उसके पास जाकर खड़े हो गए। तो आन्या बोली, एंजल, समीर, जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये सुनते ही दोनों बच्चे पीछे मुड़कर जाने लगे।
अभी उन्होंने एक कदम आगे भी नहीं बताया था कि रोनित उनके पास आकर एक चेयरफुल स्माइल के साथ बोला, हेलो बच्चों, कैसे हो आप? लेकिन बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। तो रोनित दोबारा बोला, क्या आपको चॉकलेट पसंद है? मेरे पास 2 है, क्या आपको वो चाहिए? अभी भी एंजल और समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों रोनित को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई पागल खाने से भागा हुआ पागल हो। कुछ देर बाद एंजल ने अपनी प्यारी मगर रूड आवाज में कहा, मिस्टर ब्लैक ब्यूटी, क्या आप हमारे आगे से हटने का कष्ट करने वाले हैं? ब्लेक अंकल नाम सुनकर आन्या की हंसी छूट गई और राज उसका हंसता चेहरा देखकर राज भी मुस्कुरा दिया। रोनित हल्के सौवले रंग का था, इसीलिए एंजल ने उसे ब्लैक ब्यूटी कहकर बुलाया था। वही रोनित हैरान होकर एंजल को देखने लगा। वो अभी अपनी हैरानी से बाहर भी नहीं आया था कि उसे समीर की आवाज आई। समीर सख्त चेहरे के साथ बोला, लगता है मिस्टर ब्लैक ब्यूटी को न्यूरोलॉजिस्ट दिमाग के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। ये बात कहकर एंजल और समीर दूसरी तरफ से चले गए। वही इस बात पर आन्या की जो हंसी मुश्किल से रुकी थी वो दोबारा से चालू हो गई। थोड़ी देर बाद रोनित को होश आया तो उसे एहसास हुआ कि उसका पूरी तरह से मजाक बन चुका है। साथ ही उसको एक 5 साल के बच्चे ने पागल भी बोल दिया था। जब उसने अपना सर उठाकर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसके सामने मुस्कुराती हुई सारा खड़ी थी। उसे देखकर रोनित के मुंह से खुद ब खुद ही सारा निकल गया। रोनित के मुंह से अपना नाम सुनकर सारा बिल्कुल भी हैरान नहीं थी, उल्टा उसने हंसते हुए कहा, कैसे हो तुम रोनित? बहुत समय बाद मिले। रोनित ने इस बात का जवाब देते हुए कहा। पूरे 4 साल बाद। उसकी बात पर सारा ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर सारा ने आन्या की तरफ देखते हुए कहा, मैम ये मेरा कॉलेज फ्रेंड और 1 ईयर सीनियर रोनित है। आन्या ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, ओह हेलो रोनित। इतना बोलकर वह फिर से अपनी फाइल पढ़ने लगी, लेकिन वही एक इंसान का चेहरा काला पड़ा हुआ था। पीछे खड़ा राज मन ही मन रोनित को कोसते हुए अपने आप से बोला, अब तो तुम गए रोनित। उसने इतना सोचा ही था कि फ्लाइट की उड़ान भरने की अनाउंसमेंट हुई। अपनी सीट पर बैठने के बाद रोनित ने कहा, मैंने पहली बार ऐसे बच्चे देखे हैं जो इतने सीरियस फेस के साथ मजाक उठाते हैं और बेइज्जती भी करते हैं। क्राइंग क्राइंग फ्यू फ्यू। रोनित की बात पर सारा हंसने लगती है और फिर खुद को शांत करके कहती है, असल में इन्हें मेम ने बड़ा किया है, इसलिए मेम के सिवा बाकी सबसे ये ऐसे ही बात करते हैं। सारा एक लंबी सॉस लेकर अपनी बात पूरी करती है, और मेम ने भी आज पहली बार इन्हें इस तरह किसी से बात करते सुना है, इसलिए उनकी हंसी छूट गई, लेकिन वो उन पर गुस्सा नहीं करती हैं। मेम इन दोनों से बहुत प्यार करती हैं। वही आन्या और राज अपनी जगह पर बैठे अपने काम में व्यस्त थे। आन्या ने तो खुद पर काबू करते हुए एक भी बार राज की तरफ नहीं देखा, लेकिन राज हर थोड़ी देर में आन्या को देख रहा था। कुछ ही देर में उनकी फ्लाइट लैंड हो गई। फ्लाइट से उतरने से पहले ही रोनित और सारा ने अपना फोन नंबर एक्सचेंज कर लिया। फ्लाइट से उतरने बाद फ्लाइट से बाहर आकर राज ने रोनित को ऑर्डर देते हुए कहा, मुझे कल सुबह 12 बजे तक गोवा की सारी कंपनीज की प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए। राज अभी तक रोनित से जेलस था, इसलिए उसने रोनित को ये पनिशमेंट दी थी, लेकिन बेचारा रोनित अपने मन में अपने राक्षस बॉस को कोसते हुए ये सोच रहा था कि उसने क्या गलती की है। रोनित अपने मन में ही सोच रहा था कि अरे या रब, मैंने इस राक्षस को कैसे गुस्सा दिला दिया। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। अब उसका मन अपना या अपने बॉस में से किसी एक का गला दबाने का हो रहा था, लेकिन ऐसा ना कर पाने के कारण वह शांत ही रहा। वही जब आन्या बाहर आई तो एक मास्क पहने लड़का उसका इंतजार कर रहा था। जब उस लड़के ने आन्या को देखा तो उसने अपना हाथ हिलाते हुए आन्या को आवाज दी, दी। आन्या दी। आन्या ने भी उसे पास आकर एक प्यारी सी मुस्कान दी और बोली, अरुण कैसे हो तुम? अरुण ने पहले तो आन्या के पैर छू लिए और फिर उसने किसी छोटे बच्चे की तरह आन्या को गले लगा लिया और बोला, मैं ठीक हूँ दी। आन्या से अलग होने के बाद उसने नीचे झुककर एंजल और समीर को गले लगा लिया। एंजल और समीर ने भी अरुण को वापस हक कर लिया और उसके दोनों गालों पर प्यार से किस कर लिया। अरुण आन्या की बहुत इज्जत करता था। इसकी वजह ये थी कि आन्या ने उसका तब साथ दिया जब उसे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अरुण आन्या के लिए अपनी जान भी दे सकता है। थोड़ी देर एक दूसरे का हाल चाल पूछने के बाद वो लोग वैसे ही बातें करते हुए बाहर चले गए, लेकिन उन्हें ये नोटिस नहीं किया कि कोई दूर खड़ा उन्हें गुस्से से घूर रहा था। जब राज बाहर आया तो उसने देखा कि एक मास्क पहने हुए लड़का आन्या को गले लगा रहा था और आन्या भी उसे देखकर प्यार से मुस्कुरा रही थी।
राज आन्या से बहुत दूर खड़ा था, इसलिए वो उनकी बात नहीं सुन पा रहा था। वो बस उस इंसान को आन्या को गले लगाए हुए देख सकता था। आज पहली बार राज को ऐसा फील हो रहा था। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने में आग लग गई हो। राज अभी दांत पीसते हुए उन्हें अपनी गुस्से भरी आंखों से घूर रहा था, तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी, भाई। जब राज ने उस तरफ देखा तो वहां पर उसका छोटा भाई वरुण खड़ा था। वरुण सिंघानिया। सिंघानिया परिवार का छोटा राजकुमार, वो 5 फुट 8 इंच का एक हैंडसम इंसान था। साथ ही उसका चेहरा राज से काफी मिलता जुलता था, लेकिन राज से अलग वह एक प्लेबॉय के नाम से फेमस था। वरुण भागता हुआ राज के पास गया और हौंफते हुए बोला, सॉरी भाई, लेट हो गया। ये बोलते समय वो अपने सफेद सफेद दांत दिखा रहा था, ग्रिन ग्रिन जिसमें कुछ हरा हरा लगा हुआ था। लेकिन हमारे प्यारे हीरो राज को तो पहले ही गुस्से में था। वो वैसे ही गुस्से से बोला, अपनी ये बत्तीसी दिखाना बंद करो और चलो अनअम्यूज्ड अनअम्यूज्ड। राज की बात सुनकर उसका का मुंह बन गया और वो बोला, अरे भाई, क्या आप ही हमेशा ऐसा ही खड़ूस चेहरा एंग्री एंग्री बनाकर रखते हो? ऐसे ही रहे ना, तब तो आपकी शादी होने से रही। वह थोड़ी देर रुका और फिर कुछ सोचकर बोला, कहीं वो अफवाह सच तो नहीं कि आपके हो? इस बात पर राज ने उसे गुस्से से घूर कर देखा और बोला, अब चले या यही बैठना है? राज के ऐसे घूरने से वरुण डर से कंपने लगा और थोड़ा हकलाते हुए बोला, हाँ भाई, चलो चलते हैं। कोल्ड स्वेट स्माइल ये कहकर वो वहां से पार्किंग की तरफ भाग गया। कुछ ही देर में वह लोग अपनी कार में बैठकर वहां से चले गए। कार में बैठने के बाद रोनित ने थोड़ा डरते हुए राज से पूछा, सर, जिसने हमारी जमीन पर कब्जा किया है वो आपकी राइवल कंपनी कपूर कॉर्पोरेशन का सीईओ कार्यालय की इमारत राघव कपूर है। राज ने कुछ सोचते हुए रोनित से कहा, तो परेशानी क्या है? वो जमीन तो पहले से ही हमारे नाम है। रोनित ने अपने फोन में कुछ देखते हुए बोला, जी सर, वो जमीन हमारे ही नाम है, लेकिन राघव ने सरकारी कर्मचारियों को पैसे डॉलर नोट देकर अपनी तरफ कर लिया है। साथ ही इंडिया के नंबर 1 क्रिमिनल लॉयर की मदद से हमारे अगेंस्ट कोर्ट केस भी फाइल कर दिया है। रोनित की बात सुनकर राज एक शैतानी मुस्कुराहट स्माइल विद हॉर्न्स के साथ बोला, तो राघव मेरे साथ खेलना चाहता है, तो उसकी ये आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। और फिर कुछ देर रुककर रोनित से बोला, कल सारे बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुलाओ। रोनित बस यस सर कहकर शांत हो गया। उसके बाद कार में बिल्कुल शांति छा गई। कुछ ही देर में वह सब अपने फार्म हाउस घर पहुंच गए। राज कार से उतरकर सीधा अपने कमरे में चला गया। वही दूसरी तरफ आन्या की कार एक होटल के सामने रुकी। आन्या और बाकी सब उसी होटल में रुकने वाली थे। होटल के अंदर जाकर उन्होंने चेक इन किया और लिफ्ट का इंतजार करने लगे। लिफ्ट का इंतजार करते हुए सारा ने कहा, मैम, कल सुबह 10 बजे आपको बी कॉलेज में आपको एक लेक्चर देने जाना है। आन्या ने सारा की बात पर अपना सर हिला दिया। तब तक लिफ्ट भी आ गई थी। रूम में जाकर आन्या ने एक हॉट शावर लिया और जाकर अपने बेड पर लेट गई। अगली सुबह सूर्यास्त। राज रात भर आन्या के ख्यालों में ही खोया रहा और सोने के बाद भी उसके सपनों में बस आन्या का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आ रहा था। सुबह उठकर उसका मूड बहुत अच्छा था। अपने ऑफिस पहुंचकर वो सीधे मीटिंग रूम में चला गया। वही मीटिंग रूम में सभी बोर्ड मेंबर्स अपनी चेयर पर बैठे थे। राज के आते ही सभी ने खड़े होकर उसे गुड मॉर्निंग विश करा। राज ने भी अपना सर हिलाते हुए उनका जवाब दिया। बात शुरू करने के लिए एक आदमी ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, इस वक्त कोई भी लॉयर हमारा केस लेने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह यह है कि सामने वाला लॉयर बहुत पावरफुल है। ये सुनकर राज का मूड खराब एंग्री हो गया और वो बोला, तो क्या अब कोई ऐसा वकील नहीं बचा जो हमारा केस लड़ सके? उस पर राज की कंपनी के लीगल हेड ने कहा, सर, एक वकील हैं, अगर उन्होंने हमारा केस एक्सेप्ट कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि हम ही ये केस जीतने वाले हैं। उस लीगल हेड की बात पर सभी बोर्ड मेंबर्स ने लगभग एक साथ ही पूछा, कौन है वो? सबकी ऐसी घूरती नजरों से वो थोड़ा झेप कर बोला, उनका नाम दी एडवोकेट खुराना है और वह इस वक्त यही गोवा में है। ये नाम सुनकर सब शांत हो गए। राज ने सबके इन अजीब एक्सप्रेशन पर ध्यान नहीं दिया और कहा, ठीक है, तो उससे बात करो और आज की मीटिंग फिक्स करो, इसमें परेशानी क्या है? इस पर एक बोर्ड मेंबर ने कहा, सर, उन्हें केस लेने के लिए मनाना आसान नहीं है। वह बहुत कम केस लेती है, यहाँ तक कि कई इंटरनेशनल कंपनी भी उन्हें अपना केस हैंडल करने के लिए मनाने की कोशिश की है। उसने थोड़ी देर रुककर फिर कहा,
लेकिन उन्होंने उनमें कुछ को ही एक्सेप्ट किया था और उनका अब तक का रिकॉर्ड 100% रहा है, जिस वजह से वह विदेश में भी फेमस है। राज ने कुछ सोचा और फिर बोला, रोनित तुम मेरी और एडवोकेट खुराना की मीटिंग फिक्स करो। फिर उन्होंने कुछ और टॉपिक पर डिस्कस किया। करीब 1 घंटे बाद वह मीटिंग खत्म हुई। मीटिंग खत्म करके राज तेजी से अपने केबिन में आकर बैठ गया। रोनित भी उसके पीछे पीछे केबिन में आ गया। राज ने रोनित की तरफ देखा और बोला, आन्या के बारे में क्या रिपोर्ट है? राज की बात का जवाब रोनित ने थोड़ा हिचकिचाते हुए दिया, सर मिस आन्या ही दी एडवोकेट खुराना है। रोनित की बात सुनकर राज हैरान रह गया। फिर रोनित ने राज को एक फाइल पकड़ा दी। फाइल को एक बार देखकर राज ने रोनित को गुस्से से घूरते हुए बोला, इसमें तो सिर्फ उसका नाम, एज और उसके काम के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसकी बाकी की सारी डिटेल्स कहाँ है? रोनित ने राज को बताते हुए कहा, सर हम उनकी पर्सनल डिटेल्स नहीं मिली, लेकिन शायद इस बारे में विराज सर को इस बारे में कुछ पता हो। ये सुनकर राज ने तुरंत विराज को कॉल किया। 3 से 4 रिंग में ही विराज ने कॉल पिक कर ली और बोला, हेलो मिस्टर राज सिंघानिया, आज हमें कैसे याद किया? राज ने भी हंसते हुए विराज की बात का जवाब दिया, अरे यार नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे तुमसे कुछ पूछना है। राज की बात पर विराज को हंसी आ गई। कुछ देर हंसने के बाद विराज बोला, हाँ हाँ पूछो ना, आन्या के बारे में क्या पूछना है? राज हैरान होते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे तुमसे आन्या के बारे में पूछना है? विराज ने भी सीरियस होकर उसका जवाब देते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ नाम के लिए ही उसका भाई हूँ? मैंने पहले ही देख लिया था कि तू आन्या को कितने प्यार से देख रहा था। कुछ देर रुककर वह फिर बोला, अगर मुझे ये न पता होता कि तुमने आज तक किसी लड़की को इस तरह नहीं देखा तो तुम अभी वहां पर जिंदा न खड़े होते। विराज की बात पर राज मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आन्या से बेहद प्यार करता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। राज की बात का विराज ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हाँ वो भी तुमसे प्यार करती है, लेकिन वो ना तो कभी ये बात तुमसे कहेगी और ना ही जाहिर करेगी। ये सब सुनकर राज हैरान था और उसने बस एक ही शब्द कहा, क्यों? ये सुनकर विराज शांत हो गया। थोड़ी देर की शांति के बाद विराज बोला, हाँ ये सब उस राजीव खुराना की वजह से हुआ है। राज ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, राजीव खुराना ये कौन है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? विराज ने भी कुछ सोचकर उसने अपने और आन्या के मिलने से लेकर राजीव को जेल भेजने तक की सारी कहानी बता दी। पूर्ण विराम। विराज ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, इसलिए आन्या को अब शादी और प्यार जैसे रिश्तों पर विश्वास नहीं है। वरीड वरीड वरीड। ये कहते समय विराज बहुत दुखी था। वही राज उसकी बात सुनकर पहले तो बिल्कुल शांत हो गया और फिर कुछ सोचकर बोला, और एक लड़का है जो आज आन्या को एयरपोर्ट पर लेने आया था, क्या तुम जानते हो कि वो कौन हो? विराज ने उसे जवाब में अरुण के बारे में बताते हुए कहा, अच्छा शायद तुम अरुण की बात कर रहे हो। अरुण लिली और राजीव का बेटा है। डिवोर्स होने के करीब 2 साल बाद राजीव का एक कार से एक्सीडेंट हो गया। थोड़ी देर रुककर विराज फिर बोला, राजीव का एक्सीडेंट होने के 2 दिन बाद लिली आन्या से मिलने आई। वहां आकर उसने बताया कि उसे लास्ट स्टेज कैंसर है और वो करीब 2 महीनों में वो मर जाएगी। ये कहकर नीरजा शांत हो गया, लेकिन राज इस बारे में और जानना चाहता था, इसलिए उसने उत्साहित होकर पूछा, फिर क्या हुआ? विराज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, 2 महीने बाद जब हम उनसे मिलने हॉस्पिटल गए, वहां पर लिली ने आन्या को 12 साल के अरुण की जिम्मेदारी दे दी और तब से आन्या ने वरुण का पूरा ध्यान रखा है। राज ने हैरानी से पूछा, क्या वरुण और आन्या की मॉम को इस बारे में पता है? उद्धरण चिन्ह। विराज ने भी राज का जवाब देते हुए कहा, हाँ रति आंटी और अरुण दोनों को इस बारे में पता है। इतना ही नहीं, अरुण तो आन्या से इतना प्यार करता था कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। थोड़ी देर रुककर फिर विराज ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, तुम्हें पता है अरुण एक बहुत फेमस एक्टर है और यहाँ तक पहुँचने में आन्या ने उसकी बहुत मदद की है। राज ने बात को समझते हुए कहा, यार मुझे आन्या से प्यार हो गया है, तू कोई टिप देना ताकि आन्या भी मुझसे रिबन के साथ दिल, रिबन के साथ दिल, रिबन के साथ दिल, रिबन के साथ दिल, रिबन के साथ दिल प्यार करने लगे। विराज ने जोर जोर टीयर्स ऑफ जॉय ग्रिन से हंसकर जवाब देते हुए कहा, तुम एक काम करना, जब तुम दोनों अकेले हो तो उससे किसी बच्चे जैसा ट्रीट करना। राजीव की वजह से आन्या ने कभी अपना बचपन नहीं जिया है।
विराज की बातें सुनकर राज के दिल में राजीव के लिए बहुत नफरत जाग उठी और वो उसी नफरत लुक ऑफ ट्रायम्फ लुक ऑफ ट्रायम्फ लुक ऑफ ट्रायम्फ के साथ बोला, हाँ मैं समझ गया, लेकिन अगर ये राजीव जिंदा होता तो मैं उसे फिर मार देता। राज की बात सुनकर विराज जोर से हंसने tears ऑफ जॉय लगा और फिर कुछ देर और बात करने के बाद उन्होंने फोन काट दिया। वही दूसरी तरफ आन्या बी कॉलेज पहुंच गई थी। आज उसने व्हाइट टॉप और ब्लैक जीन्स पहनी थी और अपने बाल खुले छोड़े थे, जिससे वो एक स्टूडेंट लग रही थी। अभी उसकी कार का कॉलेज से थोड़ी दूर रुकी ही थी कि आन्या ने एक लड़की को देखा जो रोड क्रॉस कर रही थी और वही दूसरी तरफ से एक ट्रक लॉरी तेज स्पीड से आ रही थी, जो कभी भी उसे टक्कर मार सकती थी। ये देखकर आन्या तेजी से कार से उतरी और उस लड़की की तरफ भागी। आन्या ने तेजी से भागकर उस लड़की को पकड़ा और दूसरी तरफ कूद गई। उसके कूदते ही पीछे से वो ट्रक तेजी से गुजरी, जिसे देखकर वो लड़की और सारा दोनों हैरान रह गए। उस लड़की ने संभल कर कहा, थैंक्स मुझे बचाने के लिए, अगर आप न होती तो पता नहीं क्या होता। आन्या ने भी मुस्कुराते हुए कहा, नो इट्स ऑफ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? उस लड़की ने न में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। बाय दी वे आई एम माही LLB थर्ड ईयर। आन्या ने भी जवाब देते हुए कहा, और मैं हूँ आन्या, आन्या खुराना। इसके जवाब में माही ने खुश होकर कहा, क्या तुम न्यू एडमिशन हो, कौन सा ईयर? अब तक वह और सारा भी आ गई। आन्या के जवाब देने से पहले ही वो लड़की फिर बोली, अरे यार मैं भूल गई, आज हमारे कॉलेज में एक स्पेशल गेस्ट लेक्चर आने वाली है और पूरा कॉलेज उसी तैयारी में लगा है, सुना है वह बहुत अच्छी लोअर है। ये कहकर वो तेजी से अंदर भाग गई। उसे भागता देख सारा ने कहा, कोल्ड स्वेट स्माइल, मेम कितनी अजीब लड़की है, आपके सामने ही आपकी तारीफ करके चली गई। आन्या ने जवाब में बस अपना सर हाँ में हिला दिया और वो दोनों कॉलेज के अंदर चले गए और उनके पीछे पीछे दक्ष भी अंदर चला गया। कॉलेज में कदम रखते ही एक टीचर उसके पास आकर सारा की तरफ देखकर बोली, ओ हेलो एडवोकेट खुराना, वेलकम टू LLB कॉलेज। इस बात पर आन्या तो बिल्कुल शांत थी, लेकिन सारा को बहुत अजीब एक्सप्रेशनलेस लग रहा था, क्योंकि वो टीचर उसे ही एडवोकेट खुराना समझ रही थी। कुछ देर उस टीचर को घूरने के बाद सारा ने उसे समझाते हुए कहा, जी मुझे लगता है कि आपको कुछ गलती लगी है, मैं एडवोकेट खुराना की सेक्रेटरी सारा हूँ। फिर उसने आन्या की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये है मेरी बॉस एडवोकेट खुराना। सारा की बात सुनकर वो टीचर हैरान ओपन माउथ फेस हो आन्या को घूरने लगी। उस टीचर को लग रहा था कि आन्या सारा, जिसे वो एडवोकेट खुराना समझ रही थी, उसकी छोटी बहन है। उसने थोड़ा झेपते हुए कहा, सॉरी मैम, मुझे लगा कि वो इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उसे आन्या की आवाज आए, इट्स ओके बट अब हमें चलना चाहिए। इस पर उस टीचर ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोली, जी हाँ मैम आइए, प्रिंसिपल सर आपका वेट कर रहे हैं। आन्या ने अपना सर हाँ में हिलाया और वो टीचर उन्हें लेकर प्रिंसिपल ऑफिस में चली गई। जब वह अंदर गई तो प्रिंसिपल ने खड़े होकर उसे विश करते बोला, वेलकम एडवोकेट खुराना। आन्या ने भी जवाब में अपना सर हिला दिया। इस वक्त आन्या अपने वर्किंग मोड में आ चुका थी, वो एकदम सीरियस थी। कुछ देर बात करने के बाद वह दोनों ऑडिटोरियम चले गए। वहां जाकर प्रिंसिपल स्टेज पर खड़ा हो गया और उसने स्टेज पर जाकर अनाउंसमेंट करते हुए कहा, हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग यहाँ एक स्पेशल लेक्चर के लिए आए हैं और आपकी आज की स्पेशल लेक्चरर है। ये कहकर वो थोड़ी देर रुककर सस्पेंस बढ़ाने के बाद बोले, एडवोकेट खुराना। ये नाम सुनकर वहां बैठे सभी लोग खुशी से उछल पड़े और जोर से तालियां बजाने लगे। एडवोकेट खुराना वकालत की दुनिया का एक जाना माना नाम था। वो इंडिया की टॉप 10 लॉयर्स में से ही एक थी। लेकिन जब उन्होंने एक 20-21 साल की लड़की को स्टेज पर खड़े देखा तो वो सब हैरान रह गए और उनकी तालियां भी रुक गई। और वही बैठी माही का तो दिल ही मुंह में आ गया। वो जिसे स्टूडेंट समझ रही थी, असल में वो तो उसकी लेक्चरर थी। सब और हैरान तब हुए जब उन्होंने आन्या को वकालत की गहरी बातें बहुत ही आसान भाषा में समझाते हुए देखा। वहां ऑडिटोरियम में बैठे सभी इतने हैरान फेयरफुल थे कि उनसे कुछ बोला नहीं गया। साथ ही उन्हें आन्या की समझाई हुई एक एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। लेक्चर खत्म करके वो ऑडिटोरियम से बाहर आ गई। सारा भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। बाहर आते ही सारा ने कहा, मैम वो RS कोऑपरेशन के CEO राज सिंघानिया आपके साथ आज शाम 6 बजे मीटिंग करना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें ओके कर दूं? आन्या ने भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा,
हाँ कर दो, वैसे भी मैं ये पर फ्री ही हूँ। आन्या की बात सुनकर सारा बिल्कुल हैरान ओपन माउथ फेस थी। उसके हैरान होने की वजह ये थी कि आन्या इतनी आसानी से किसी के साथ भी मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं होती थी, लेकिन इस बार वो एक ही बार में तैयार हो गई। थोड़ी देर हैरान रहने के बाद सारा ने रोनित को कॉल सेल फोन करके मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। जब वह रोनित को इन्फॉर्म करके वापस आई तो उसे माही दौड़कर आन्या के पास जाती हुई दिखी। माही तेजी से भागती हुई आन्या के पास पहुंची और हकलाते हुए बोली, आप एडवोकेट खुराना है। ये बोलते वक्त माही आन्या को ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई भूत फियरफुल देख लिया हो। उसे ऐसे देखकर आन्या को भी हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी को रोककर सीरियस होते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। ये सुनकर माही ने तुरंत अपना दूसरा सवाल पूछे हुए कहा, लेकिन आप तो 20-21 साल की लगती हैं। इसके जवाब में सारा फौरन बोल पड़ी, हाँ क्योंकि मैं 19 की उम्र में ही लॉयर बन गई थी। ये सुनकर तो माही आन्या को ऐसे देखने लगी जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। लेकिन आन्या ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सारा के साथ कॉलेज के बाहर जाकर अपनी कार में बैठ गई। जब तक माही को होश आया तब तक आन्या वहां से जा चुकी थी। वही दूसरी तरफ राज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। तभी रोनित अचानक से गेट लॉक खोलकर अंदर आया। उसके इस तरह से अंदर आने पर मीटिंग रूम में बैठे सभी मैनेजर हैरान थे। उन सबको पता था कि राज को इस तरह से मीटिंग के बीच में डिस्टर्ब होना बिल्कुल पसंद नहीं। क्रॉस मार्क था। वो अब बस रोनित को मिलने वाली पनिशमेंट का इंतजार कर रहे थे। लेकिन रोनित को इस बात का कोई डर नहीं था। रोनित ने अंदर आकर राज के कान में कहा, सर मिस आन्या हमारे साथ मीटिंग करने के लिए मान गई हैं। रोनित की बात सुनकर राज के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। राज की मुस्कान देखकर वहां बैठे सभी मैनेजर हैरान थे। ऐसा पहली बार था जब उन्होंने राज को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था। तभी राज ने कहा, मीटिंग ओवर। ये कहकर राज थोड़ी देर रुका और फिर बोला, और इस मंथ रोनित को डबल बोनस मिलेगा। ये कहकर वो सबको ऐसे ही हैरान छोड़कर वहां से चला गया। मीटिंग रूम से निकलकर वो सीधे अपने केबिन की तरफ जाने लगा। उसके पीछे ही रोनित भी आ रहा था। केबिन में पहुंचकर अपनी चेयर पर बैठते हुए राज ने रोनित से कहा, मीटिंग कितने बजे की है? जवाब में रोनित ने थोड़ा सोचकर कहा, सर मीटिंग आज शाम 6 बजे है। ये सुनकर राज खुश नहीं लग रहा था। उसने अपनी नाखुशी दिखाते हुए अनअम्यूज्ड कहा, क्या थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? अभी तो सिर्फ 2 ही बजे है। ये कहते समय वो बिल्कुल एक टीनेजर लग रहा था जिसका मनचाह काम ना हुआ हो। उसे इसे देखकर रोनित को अजीब महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसे एक रूठे बच्चे किसी फेस को मनाना है। उसने यही सोचते हुए कहा, सर ये टाइम 6 लोग खुद मिस आन्या ने सिलेक्ट किया है। अगर ये मीटिंग कैंसिल हो गई तो शायद हम उनसे पूरे महीने ना मिल सके। ये बात सुनकर वो फौरन बोल पड़ा, एक काम करो, मीटिंग कैंसिल मत करना और मेरा 6 बजे के बाद का पूरा शेड्यूल फ्री रखना। रोनित ने जवाब में यस सर कहा और वहां से चला गया। वही ऑफिस के अंदर बैठा राज हर आधे घंटे में अपनी घड़ी सैंड टाइमर चेक कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज टाइम बहुत धीरे चल रहा है। जब 6 बजने में 10 मिनट थे तो उसने रोनित को बुलाकर कहा, क्या आन्या ऑफिस पहुंच गई? ये सुनकर रोनित का मन फांसी लगाकर खुदकुशी करने का होने लगा, लेकिन वो चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए वो राज को समझते हुए बोला, नहीं सर, मिस आन्या अभी तक नहीं आई। ये सुनकर राज ने उसे बाहर जाने का इशारा कर दिया। फिर रोनित बाहर चला गया और बाहर जाकर गुस्से में बड़बड़ाते पाउटिंग हुए बोला, अरे यार पिछले 10 मिनट में ये 5वीं बार है और ये मिस आन्या भी अब तक नहीं आई। उसने इतना कहा ही था कि एक एम्प्लॉय ने उसके पास आकर कहा, सर एडवोकेट खुराना आ गई है। ये सुनकर रोनित की जान में जान आई। वो तेजी से राज के रूम में जाकर बोला, सर मिस आन्या ऑफिस कंपनी आ गई हैं। ये सुनकर राज ने ओके कहा और एक फाइल उठाकर ऐसे पढ़ने लगा जैसे वो बहुत बिजी हो। ये देखकर रोनित का मुंह अनअम्यूज्ड बन गया। जब राज ने आंखें उठाकर एक नजर उसका ऐसा चेहरा देखा तो उसे ऑर्डर करते हुए बोला, अब क्या तुम ऐसे ही मेरा मुंह देखते कहोगे या उन्हें रिसीव करने के लिए भी जाओगे? इस पर रोनित ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, सर सॉरी सर। ये कहकर वो तेजी से वहां से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही एक इंसान खुशी से चहते हुए और भाई भाई चिल्लाते हुए एक ऑफिस के अंदर आया। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि राज का कमाई
क्यू वाला छोटा भाई वरुण था, जिसे देखकर राज का मूड खराब हो गया। डेडपैन फेस। वरुण इतना खुश था कि आते ही वो राज पर कूद गया और उसे जोर से गले लगा लिया। राज इसके लिए तैयार नहीं था और बिल्कुल हैरान रह गया। वो अभी अपनी हैरानी से बाहर भी नहीं निकला था कि गेट पर नोक हुआ और गेट खुल गया। जब राज ने उस तरफ देखा तो वहां पर सारा खड़ी थी। राज उसे कुछ कहता उससे पहले ही सारा बोल पड़ा, सॉरी सॉरी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। ये कहकर उसने तेजी से गेट डोर बंद कर दिया। उसे इस तरह करते देख बाहर खड़ी आन्या ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? सारा ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, वो असल में मिस्टर सिंघानिया अंदर अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। ये सुनकर रोनित और आन्या दोनों हैरान रह गए। सारा ने बाहर आते समय ऑफिस का गेट खुला छूट गया था, जिस वजह से ऑफिस के अंदर बैठे राज ने भी सारा की बात सुन ली थी। सारा की बात सुनकर राज वरुण को जान ले लेने वाली नजरों से देखने लगा। एंग्री। राज की ऐसी आंखें देखकर अभी तक खुशी से चहकता हुआ वरुण डर फियरफुल से कांपने लगा। लेकिन राज ने अपने उसी गुस्से एंग्री से कहा, अगर अभी के अभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई तो तुम पूरे 1 महीने के लिए जान वाली कंपनी संभालोगे। सारा की बात सुनकर आन्या ये सोचकर हैरान हो गई कि पहली बार उसे कोई लड़का पसंद आया था और वो भी गे निकला। फ्यू फ्यू। लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए और घूरकर रोनित को देखते हुए बोली, अगर आपके बॉस बिजी हैं, तो आप मुझसे मिलने के लिए कभी और का अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। ये कहकर वो वहां से जाने लगी। वो अभी पीछे मुड़ी ही थी कि उसे पीछे से एक आवाज आई, रुको रुको। जब आन्या ने वापस पलट कर देखा तो वहां पर एक आदमी खड़ा था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वरुण था। उसकी तरफ देखकर आन्या ने बस अपनी एक आईब्राव उठा ली। वही वरुण को देखकर रोनित सारी बात समझ गया। उसने वरुण को आन्या से इंट्रोड्यूस करते हुए और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हुए कहा, मिस आन्या, मुझे लगता है कि सारा को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। रोनित की बात सुनकर वरुण, आन्या और सारा तीनों ने रोनित की तरफ देखा। सबको अपनी तरफ देखता पा रोनित ने एक गहरी सांस लेकर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ये राज सर के बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उनके भाई वरुण सिंघानिया हैं। और फिर उसने आन्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये है एडवोकेट आन्या खुराना। रोनित की बात सुनकर सारा का सर शर्म से नीचे झुक गया। वही आन्या मन ही मन खुश हो गई, लेकिन उसने अपने चेहरे के भाव नहीं बदलने दिए और शांति से अंदर चली गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी जो हुआ उससे कोई फर्क ही न पड़ता हो। ऑफिस के अंदर जाकर उसने सामने खड़े राज को देखकर विश करते हुए कहा, हेलो मिस्टर सिंघानिया, हाउ कैन आई हेल्प यू? अब तक राज भी खुद को नॉर्मल कर चुका था। उसने भी आन्या को ग्रीट करते हुए कहा, हेलो आन्या। स्माइल स्माइल, असल में हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक केस हैंडल करें। ये सुनकर आन्या एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान के साथ देखा और बोला, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपका केस हैंडल करूंगी? जवाब में राज ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये नहीं कह रही कि आप ये केस ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बार ये फाइल पढ़ लें। ये कहते हुए राज ने उसे ये फाइल पकड़ा दी। वही पीछे खड़ी सारा बहुत हैरान थी, क्योंकि अभी उसने राज के मुंह से आन्या का नाम सुना था। लेकिन वो ये देखकर और भी हैरान रह गई कि आन्या ने उसे ऐसा करने से रोका भी नहीं। जब आन्या ने वो फाइल पढ़ी तो उसके होठों के कोने एक तरफ से ऊपर उठ गए, स्मर्क। और वो बोली, इंटरेस्टिंग। कुछ सोचकर वो फिर बोली, तो क्या ये जगह गोवा से बाहर है? इस पर राज ने अपना सर हाँ में हिला दिया। ये देखकर आन्या के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जैसे वो कह रही हो, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। उसे इस तरह मुस्कुराते देख राज कुछ देर के लिए उसकी उस मुस्कुराहट में खो गया। कुछ देर निहारने के बाद राज ने आन्या की उस मुस्कुराहट के पीछे की बात समझ ली। आन्या की मुस्कुराहट को समझते हुए राज बोला, क्या ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानता? ये सुनकर आन्या का चेहरा फिर से इमोशनलेस नो माउथ फेस हो गया। आन्या ने राज को एकटक घूरते हुए कहा, आपकी कंपनी में ऐसा कोई है जो राघव की मदद कर रहा है? ये सुनकर राज हैरान रह गया। फिर राज ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, आप ये कैसे जानती है? और आपको ये कैसे पता चला? ये सुनकर आन्या ने आंखें रोल अनअम्यूज्ड करते हुए कहा, क्या आपने मुझे देने से पहले ये फाइल खुद पढ़ी थी? ये जिस जमीन का केस हैंडल करने के लिए आप मुझसे कह रहे हैं, उस जमीन की कीमत करोड़ों में है। ये सुनकर राज आन्या का चेहरा कुछ इस तरह देखने लगा जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जो पॉसिबल ही नहीं था।
राज कुछ देर में खुद को संभालते हुए बोला, ये आपको कैसे पता? हालांकि उसका मन शांत नहीं था, उसके मन में तो तूफान चल रहा था। उसने मन ही मन कहा, अब मैं एक और शॉक सहन नहीं कर सकता। एक्सप्रेशनलेस एक्सप्रेशनलेस, ये लड़की जब से आई है तब के मुझे शॉक पर शॉक दिए जा रही है। आन्या ने जवाब में कहा, ये जमीन आपने बहुत सस्ते में खरीद ली है और जहां तक मुझे लगता है कि आपने उस जमीन को चेक भी करवाया होगा। राज ने बिना कुछ बोले बस अपना सर हाँ में हिला दिया। ये देखकर आन्या ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तो क्या आपको पता चला कि अगर आप इस जमीन पर मिनरल वाटर की फैक्ट्री लगाई तो आपको कई गुना ज्यादा फायदा होगा? राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए उसने सिर्फ अपना सर ना में हिला दिया, जिसका मतलब था कि राज को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। आन्या ने मन में उसका मजाक उठाते हुए सोचा, हाँ इसलिए तुम वहां पर होटल बना रहे हो, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए। आन्या ने आंखें रोल अनअम्यूज्ड करते हुए कहा, अगर आपकी कंपनी में कोई गद्दार ना होता तो इस बारे में आपसे पहले राघव को कैसे पता चलता? इसके बाद वहां उस ऑफिस में पूरी तरह से शांति छा गई। उस शांति को तोड़ते हुए आन्या का फोन रिंग हुआ। आन्या ने धीरे से अपना फोन अपनी पॉकेट से निकाला। जब आन्या ने फोन पर फ्लैश हो रहा नाम देखा तो वहां पर एंजल का नाम फ्लैश हो रहा था। एंजल का नाम देखकर आन्या के चेहरे पे स्माइल आ गई। आन्या की मुस्कुराहट देखकर राज उसमें ही खो गया। तभी आन्या ने फोन उठाकर कहा, हेलो बेबी, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? आन्या को जवाब देते हुए एंजल ने कहा, दीदी क्या आपका काम आधे घंटे में खत्म हो जाएगा? हम आपको पिक करने आ रहे हैं। इस पर आन्या ने बस हाँ में जवाब दिया और फोन काट दिया। आन्या के मुंह से बेबी शब्द सुनकर राज का खून गुस्से और जलन से उबलने लगा। राज को लगा कि फोन के दूसरी तरफ कोई लड़का है। राज का मन अभी इसी वक्त फोन के दूसरी तरफ बात कर रहे लड़के की जान ले लेने का करने लगा। वो अभी अपने ख्यालों में ही था कि उसे आन्या की आवाज सुनाई दी, मैं आपका केस हैंडल करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। राज ने तुरंत पूछा, कैसी शर्त? जवाब में आन्या ने कहा, मेरी ये शर्त ये है कि मुझे इस केस की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप इस केस को मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगी। मुझे किसी का रोकना या टोकना पसंद नहीं। राज ने भी अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, और अब मुझे आगे क्या करना है? आन्या ने कुछ सोचकर कहा, फिलहाल तो आप उस गद्दार को पकड़ने का इंतजाम करो और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। राज ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए आन्या के हाथ में 2 चेक थमा दिए। इस पर आन्या ने उसे अजीब नजरों से देखा। खुद को ऐसे घूरता देख राज ने उसे समझाते हुए कहा, ये पहला चेक तुम्हारी एडवांस फी 10 करोड़ का है और दूसरा चेक 5 करोड़ का है, जिसके बारे में हमने एयरपोर्ट पर बात की थी। ये सुनकर आन्या ने वो दोनों चेक ले लिए, लेकिन वो दोनों चेक देखने के बाद उसने वो 5 करोड़ रुपए का चेक उसे वापस कर दिया। वो चेक देकर उसने कहा, ये चेक मेरी तरफ से किसी अनाथ आश्रम में दे दीजिएगा। फिर आन्या उठकर वहां से जाने लगी। उसके जाने से पहले ही राज ने उसे रोकते हुए कहा, मैं भी आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। जवाब में आन्या ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया।